क्या हाल चाल। चलिए कंटिन्यू करते हैं AS23 को। आपने लास्ट क्लास में 2 इलस्ट्रेशन देखा था, इलस्ट्रेशन 3 से कंटिन्यू करेंगे इसे। ब्राइट लिमिटेड एक्वायर्ड 30% ऑफ ईस्ट इंडिया लिमिटेड। 30% एक्वायर किया है ईस्ट इंडिया लिमिटेड का शेयर्स फॉर ₹2 लाख। ठीक है, इन्वेस्टर कौन है? ब्राइट लिमिटेड। इन्वेस्टी कौन है? ईस्ट इंडिया लिमिटेड। 2 लाख रुपए में 30% शेयर खरीदा गया है। किस डेट को खरीदा गया है जरा देख लीजिएगा, 1620x1। बाई सच एन एक्विजिशन ब्राइट कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ईस्ट इंडिया लिमिटेड। अच्छा, अगर ये लाइन नहीं भी लिखता तो बाई डिफॉल्ट आप क्या मानते हो? 20% या उससे ज्यादा इक्विटी का मतलब है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लेकिन 20% या ज्यादा इक्विटी हो तो भी तो ऐसा हो सकता है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो, राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो यानी इस क्वेश्चन को ये बात कहने की आवश्यकता नहीं थी। 20% से ऊपर हम वैसे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई देखो 30% है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 20x1, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 20x1 यानी एक्विजिशन के पहले की बात हो रही है। एक्विजिशन 1620x1 में, और ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इससे पहली वाली बात कर रहा है। ईस्ट इंडिया अर्नड प्रॉफिट ऑफ 80,000। अच्छा, उस पीरियड में 80,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न हुआ। एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 50,000 ऑन 12/8/20x1। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको ड्रॉ करते हैं किस समय क्या हुआ था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 3। यहां पे ना 2 साल की बातें कर रहा है। एक साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा पिंक वाला। ठीक है, अरे एक बड़ा छोटा बन गया है। रुक जाओ भाई, बड़ा छोटा बन गया है, को ध्यान देना होगा। बराबर बना है, एक साल दोनों ही है तो अब मोटा मोटी बराबर है ना, लगभग भी बराबर होगा, चलेगा। अब सही लग रहा। ये 2 साल हैं, ठीक है। अब पहला वाला साल का कह रहा है 31 मार्च 20x1, इसको बनाओ। ये डेट जो है वो 31, ये वाली डेट 31 मार्च x1 है। ठीक है, शेयर परचेज किया गया 16x1 को, ये डेट है 16x1। ठीक है, 30% एट 2 लाख इस दिन परचेज किया गया है। फिर क्या बोलता है? प्रॉफिट 80,000 था 31 मार्च 20x1 का, यानी इस साल का प्रॉफिट है 80,000 इस साल का। इस प्रॉफिट पे डिविडेंड आया 50,000 रुपए का 12/8/20x1। 12/8 यानी इसके यहाँ पे आया 12/8x1 को आया यहाँ पे डिविडेंड 50,000। ठीक है, यहाँ तक सही है ना। इन 80,000 था लास्ट ईयर का प्रॉफिट, उसका डिविडेंड इस बार आया है 12/8x1 को। ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग ऑफ 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 20x2। अगले साल की प्रॉफिट 3 लाख है इस साल की। आप भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आपको एग्जाम में। एज्यूम प्रॉफिट्स एक्रू इवनली, मान लीजिए प्रॉफिट एकदम इवनली एक्रू हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 60,000 12/6x2। डिविडेंड आ रहा है 12/6x2, ये तो 31 मार्च x2 है, 31/3x2। और डिविडेंड आया इसके भी बाद, इसके भी बाद दूसरे साल के बाद तीसरे साल में 12/6x2 में फिर डिविडेंड आया। ये लास्ट ईयर के 3 लाख वाले प्रॉफिट का डिविडेंड है, कितना? 60,000। अब मैं आपको डिविडेंड का रिलेशन बता दूं प्रॉफिट से। इस वाले प्रॉफिट का डिविडेंड ये है बेटा, और इस वाले प्रॉफिट का डिविडेंड ये है। क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को चाहिए क्या मुझसे। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड।
आपको याद है सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है AS13। AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो ठीक है, AS13 में गुडविल, कैपिटल रिजर्व ये सब नहीं आता है। आप कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो ले लेते हो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कोई होता है तो वो घटा देते हो। ठीक है, यही करते हो बस। ठीक है, तो जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की, कितने की कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपए पे दिखाओगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड कोई आएगा तो आप हटा दोगे। क्या कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड आया है? हाँ, देखिए खरीदते ही आपको डिविडेंड आया 50,000 रुपए का, वो पिछले साल का प्रॉफिट का है, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो आपको जितना डिविडेंड मिला वो 2 लाख रुपए से घटा दीजिए। ठीक है, तो पहला पार्ट होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31/3/X2 AS13 के हिसाब से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आप लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन 2 लाख रुपया लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। एंड हाउ मच वुड बी द प्री एक्विजिशन डिविडेंड? यू हैव टेकन 30% शेयर्स, तो आपको 50,000 कंपनी डिविडेंड बांटी है, तो 30% डिविडेंड आप ही को आया है 15,000 रुपया। सो आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो गई 1,85,000 रुपया। ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि अब निकालिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डेट को ही कंसोलिडेटेड में कैसे दिखाया जाएगा? तो आप करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31/3/X2 AS23 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझिए मेरी बात को। गुडविल और कैपिटल रिजर्व यहां पे निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब यह है कि गुडविल कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, नेट एसेट नहीं ना दिया है, गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं निकल पाएगा। तो ठीक है, नहीं है गुडविल कैपिटल रिजर्व। बाकी काम कर दीजिए। क्या करते हैं आप? जितने में आप खरीदते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड हटाते हैं, ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर कोई डिविडेंड मिला होता है तो उसको डिडक्ट कर देते हैं, यही होता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, फिर से यही चीज लिखेंगे आप। अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन 2 लाख रुपया लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना? 15,000 रुपया। यह आ गया आपका 1,85,000 रुपया। अब इसके बाद क्या होगा कि इस साल जितना प्रॉफिट आपने कमाया है 31 मार्च X2 है ना, तो यहाँ इस साल का प्रॉफिट जो 3 लाख रुपए कमाया है, इसमें जो हिस्सा इन्वेस्टर का बनता है वो हिस्सा हम ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। ठीक है, 3 लाख रुपए का 30% उसका हिस्सा है, तो 3 लाख का 30% 90,000 रुपये ऐड होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आप शेयर एक्वायर करते हो तो प्रॉफिट जब हम ऐड करते हैं ना तो उसको ब्रेक कर देते हैं कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में। ये याद है आपको? 30 लाख का 30% होगा, लेकिन इस 30 लाख का 30% हिस्सा होगा, लेकिन इसमें से 2 महीना जो है वो अलग हो जाएगा और 10 महीना अलग हो जाएगा। 2 महीना हो जाएगा आपका कैपिटल और 10 महीना हो जाएगा आपका रेवेन्यू। बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अप्रैल मई, क्योंकि शेयर यहां पे खरीदा गया है, तो पूरे साल का प्रॉफिट जैसे इवनली ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बता रहा था। आप ऐसे देखिए, आपको प्रॉफिट बता रहा था, प्रॉफिट टू एक्रू इवनली, मतलब हर समय बराबर प्रॉफिट आया। अगर साल भर का प्रॉफिट 3 लाख रुपया है तो आप प्रॉफिट को पहले डिवाइड कर दीजिए। 2 महीने का प्रॉफिट कितना? 3 लाख इंटू 2/12, इतना प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट है। अब बाकी क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है। अब उसका 30% हिस्सा लगा लीजिए।
ठीक है, प्रॉफिट को पहले अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, 2 महीने का प्रॉफिट और 10 महीने का प्रॉफिट, और 30% हिस्सा दोनों पे लगाइए, लेकिन एक कैपिटल है दूसरा रेवेन्यू है। आइए मैं कराता हूं, 90,000 ही आएगा, बस अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कैसे करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, अप्रैल एंड मे का। ठीक है, विच इज योर कैपिटल। कैसे कैलकुलेट होगा, 3 लाख रुपया साल भर का प्रॉफिट है तो 2 महीने का कितना होगा, इंटू 2/12 इंटू 30%। फिर हम ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। जून से लेके मार्च तक का ये होगा रेवेन्यू। ठीक है, 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10 महीने का इंटू 30%। कर लीजिए कैलकुलेट। पचास हजार का 30%, 15,000, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा 3 लाख इंटू 10/12, ये हो गया, ये कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख इंटू 30%, 75,000। जोड़ दीजिए, 1,85,000 प्लस 15,000 प्लस 75,000, 2,75,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्या है, देखिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30th June 20x2 इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 30 जून 20x2 को, यानी यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है 30 जून, इसके बाद यहाँ पे ये 30 जून x2, यहाँ पे डिविडेंड के बाद, तो 30% डिविडेंड से वैल्यू कम भी करनी है, 30% डिविडेंड से वैल्यू कम करनी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड में आएगा कैरिंग अमाउंट ऑन 30 जून x2। ठीक है, तो देखिए ये कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में का बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आपको नहीं दिखाना है, बस सीधे वैल्यू मांग रहा है आपसे, तो बस कैलकुलेशन की तरह दिखाइए। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांगता है तो एकदम बैलेंस शीट फॉर्मेट में हम हेडिंग लिखते हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिस दैट, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए उसको। तो कैरिंग अमाउंट कितना था इसके पहले, कैरिंग अमाउंट ऑन 31/3 को कितना था, अभी निकाले हो ना, 2,75,000। तो यहाँ लिखो 2,75,000 और लेस कर दो डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिल गया हमको, 60,000 का 30%। ठीक है, 18,000। 2,75,000 माइनस 18,000, 2,57,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नाउ जब मैंने ये सॉल्यूशन कर दिया है एंड यू विल चेक इन योर मटेरियल, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे तो थोड़ा अंतर है। यहाँ तो 2,60,000 रुपये दिख रहा है, वेरस सर आपका 2,75 आया है। रीज़न क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो प्रॉफिट ऐड किया गया है दैट इज ओनली रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आपको दिख ही नहीं रहा है, राइट। और मैंने क्या किया है, कैपिटल प्रॉफिट भी ऐड कर दिया है। तो आपके मन में ये बात आएगी कि सर कौन सा सही है, ये वाला जो आपने किया या फिर ये वाला सही है, तो आंसर है इसका दोनों ही सही है। ये सर क्या फंसा रहे हैं आप, दोनों सही कैसे हो सकता है, आइए समझाता हूं। दोनों की अलग अलग एजम्पशन है, बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा, दैट्स नॉट एन इजी थिंग। चलिए, आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मेरे साथ, तो पता है आपने एक एजम्पशन ली। क्या एजम्पशन ली, कि आपका देयर इज नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व
ऑन 14x1। मैंने जब सॉल्व किया तो ये एज्यूम कर लिया कि कोई भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व 14x1 को नहीं है, ठीक है। यानी उसके बाद का प्रॉफिट वगैरह ये सब कंसीडर करना है। जितने का मैंने शेयर एक्वायर किया उतनी नेट एसेट है, कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं है। यानी मेरी नेट एसेट कितनी की है, 1,85,000 रुपया मेरा हिस्सा भी बनता है नेट एसेट में। 30% हिस्सा बनता है मेरा नेट एसेट का, तो नेट एसेट का 30% 1,85,000 रुपये ही है। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई वो इतना ही हिस्सा है जिस दिन हमने शेयर को एक्वायर किया था, ठीक है। मतलब 2 महीने का जो प्रॉफिट है वो कंसिडर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे 2 महीने का प्रॉफिट और ऐड करना है। अब ये जो बुक में सॉल्यूशन है इसने भी एक एजम्पशन ली, पता है क्या एजम्पशन लिया? देयर इज नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन 30/6, ये कौन सा डेट था, जून वाला डेट था ना, 1/6 16x1 16x1। अब इसका क्या मतलब हुआ? कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व 16x1 को नहीं था, मतलब जिस दिन शेयर एक्वायर किया ना वहां को वो देख रहा है सीधे। हम तो 1 तारीख का बता रहे हैं, क्योंकि हम जनरली, आप क्वेश्चन हमेशा कैसे सॉल्व करते हो भाई, जिस दिन आपने 1 जून को लिया तो 1 अप्रैल की आपके पास 31 मार्च का लास्ट बैलेंस शीट है, आपने उसके बेसिस पे सारा काम कर लिया। अब यहां क्वेश्चन में एज्यूम कर रहा है कि देयर इज नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन 16x1। तो जब गुडविल या कैपिटल रिजर्व 16x1 को नहीं है, यानी नेट एसेट इसने किस दिन की ली है? इसने नेट एसेट ली 16x1 की। जब इसने नेट एसेट 16x1 की ली तो क्या इसने प्रॉफिट ऑफ अप्रैल एंड मई जोड़ दिया? क्या इसने प्रॉफिट ऑफ अप्रैल एंड मई जोड़ दिया? आंसर इज यस। आप नेट एसेट कैसे निकालते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, तब जाके आपके पास नेट एसेट आती है, राइट। और इसने 1 जून को ये माना है देयर इज नो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, मतलब 1 जून का नेट एसेट लिया है। और 1 जून का जब आप नेट एसेट निकालोगे तो ऑब्वियसली 2 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी कंसिडर हो चुका होगा, राइट। अब सिंस 2 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है इसी वैल्यूएशन के अंदर, ये जो पहले वाला वैल्यू है ना, इसी के अंदर हो चुका, 2 महीने का प्रॉफिट ऑफ इट सब हो गया। 2 महीने का प्रॉफिट जोड़ के ही नेट एसेट बनाया गया, और नेट एसेट का 30% इतना हो रहा है, यही तो माना जा रहा है, तभी तो गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं लिख रहे हैं। नेट एसेट हमें बताया ही नहीं है, हम यही मान रहे हैं ना 30% ऑफ द नेट एसेट इतना ही आता है। और वो 30% ऑफ द नेट एसेट कौन से दिन का है? 1 जून का है। तो 1 जून का नेट एसेट कैसे होगा? 2 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए अब इसमें कैपिटल प्रॉफिट जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी अजम्पशन ये थी, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट टू डू सर इन द केस ऑफ एग्जाम। एग्जाम में हमको क्या करने की आवश्यकता है? आपको यही करने की आवश्यकता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन इन योर मॉड्यूल, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन एग्जाम। लेकिन तो आप कहेंगे सर फिर आपने ये चीज क्यों किया, ये आपने क्यों कर दिया? क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको एक दूसरे तरीके से आ सकता है, जिसमें 31 मार्च की यहां की बैलेंस शीट हो सकता है आपको दी होती। आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट यहाँ पे दी होती, जो हमने डायग्राम बनाया उसमें भी देखिए यहाँ का फिगर दे रहा है, लास्ट ईयर की प्रॉफिट वगैरह सब बता रहा है। तो इट वॉज क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ की अगर बैलेंस शीट दी हुई है तो आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि नेट एसेट आपको 31 मार्च का मिलता। क्लियर है ये बात सबको? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इन केस आपको लास्ट बैलेंस शीट दी होती। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से या फिर इस डेट की अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो ऑब्वियसली आपको 2 महीना पुराना कंसिडर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। एज बिकॉज क्यों नहीं आवश्यकता है 2 महीने पुराने कंसिडर करने की? क्योंकि वो 2 महीना भी ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, अब इसके बाद ही कंसिडर करने की जरूरत है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन एग्जामिनेशन इज दिस, फॉर द सेम केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम लोग यहां पे इसको ये 15,000 हटा देंगे, कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप ये एजम्पशन लिख लीजिए कि यहां एज्यूम हमने किया कि गुडविल कैपिटल रिजर्व इस दिन नहीं है, यानी नेट एसेट वाज टेकन ऑफ
14x1। अब आपको याद आ रहा है एक पुराना क्वेश्चन किया था जिसमें आपने कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट सारी चीज की थी। क्यों पता है? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट नेट एसेट में कंसिडर नहीं हुआ था। वो इलस्ट्रेशन 1 के पहले आपने किया था, केस 3 था, तो उसमें जो आपको नेट एसेट दी हुई थी ना, वो साल के पहले दिन वाली दी हुई थी, बीच बीच के डेट की नेट एसेट नहीं दी हुई थी। तो इसलिए हमको पूरा पूरा प्रॉफिट कंसीडर करना था। आइए मैं वापस से केस 3 आपको दिखाता हूं ताकि आपको याद आ जाए और रेफरेंस मिल जाए उसका भी। केस 3 कहां गया? केस 3 इलस्ट्रेशन 1 के पहले था ना केस 3? नहीं, बाद में था लगता है। हाँ, यस, दिस इज यार, ये है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नेट एसेट ऑन अप्रैल 1 5 लाख, 1 तारीख की थी, इसीलिए कैपिटल, रेवेन्यू सब कुछ आपने यहां पे ऐड किया था। राइट, आई होप अब आपको क्लियर हो गई ये सारी बात। तो हम वापस से चले जाएं जहां पे थे। राइट, अच्छा, आप कहेंगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया? राइट, तो देखिए ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था, क्योंकि अगर मैं कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बात यहां भी नहीं करता तो अभी तो आप फटाफट 10 महीना करके निकल लिए होते। लेकिन जब आप वापस से रिवाइज करते तो आपको दिखता कि अरे एक बार मैंने कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर किया तो फिर यहां क्यों नहीं कंसीडर किया। तो ये डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे बैलेंस शीट किस दिन की है और यहां पे बैलेंस शीट किस दिन की है। आप कहेंगे यहां बैलेंस शीट दिख नहीं रही है, तो यहां पे एजम्पशन ले लिया है कि बैलेंस शीट जो यूज की गई है वो 1 जून की गई है। बताइए मजा आया कि नहीं आपको? और एकदम इन डेप्थ क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की हो गई कि नहीं हो गई? राइट, तो यहां पे आप लिखिए कि इसकी ये एजम्पशन है एंड इस एजम्पशन से ये सॉल्व किया गया है। एंड दिस इज व्हाट द एजम्पशन यू आर गोइंग टू फॉलो इन एग्जाम। एग्जाम में भी एक्विजिशन जिस दिन का है उसी दिन की बैलेंस शीट प्राइमरली आप मान लेंगे। ठीक है, अगर नेट एसेट वगैरह नहीं दिया है, उसकी डेट नहीं दी है तो। चलिए, तो ये था एक अलग ही किस्म का कॉम्प्लिकेशन। आइए इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं हम लोग। A Limited acquired 25% of shares in B Limited on 31st March 20x1 for rupee 3 lakh. The balance sheet of B Limited as on 31st March 20x1 is given below. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मिला के 10 लाख रुपया है। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट मिला के 10 लाख रुपया है। तो ठीक है, हम तो बताते ही हैं कि नेट एसेट ऐसे भी निकल जाता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो भी नेट एसेट निकल जाएगा। लाइबिलिटी यहाँ नहीं है लग रहा है इस कंपनी की, देखो सिर्फ एसेट जोड़ा है और शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के बराबर आ गया है। 25% शेयर लिया है आपने 3 लाख रुपए में, तो भाई 25% शेयर तो मिलना चाहिए था 2.5 लाख रुपया का। 2.5 लाख नेट एसेट में ये मेरा हिस्सा बना, तो 50,000 रुपया क्या दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए? अभी मुझे दिख रहा है कि 50,000 रुपये लग रहा है, ज़्यादा दिया है, गुडविल है। लेकिन जरा देख लें, हो सकता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड वगैरह हो, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड घटाने के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x2, अच्छा अगले साल की बात कर रहा है, इस साल के अंत की बात कर रहा है। The following are the additional information available. A Limited received dividend from B Limited for the year ended to 31st March 20x1 at 40% from the reserve. अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 20x2। अच्छा चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। इलस्ट्रेशन 4। जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाता ना मुझे तो खुद नहीं समझ में आता है क्वेश्चन। जब डेट वेट इस पर प्लॉट हो जाता है ना तब बड़ा अच्छा लगता है, क्लैरिटी रहती है किस दिन क्या हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सुनो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक्विजिशन किस दिन हुआ है? 31 मार्च 20x1। इसको बना लो पहले साल का अंत को 31 मार्च x1 और इसको बना लो 31 मार्च x2। इसका मतलब ये क्या है, 1/4 इसके भी पहले वाला है, छोड़ दो x1 नेक्स्ट, मतलब 31 मार्च x1 के पहले वाला अप्रैल है। ठीक है, अब एक्विजिशन इसी दिन हुआ है 31 मार्च x1 को, 25% एट 3 लाख। ठीक है, फिर अब उसके बाद क्या बता रहा है, और इस दिन हमारी नेट एसेट है, इस दिन हमारी नेट एसेट है, इसी दिन का नेट एसेट भी दे रहा है, हाँ इसी दिन का नेट एसेट है 10 लाख रुपया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है,
During the year ended 31 March 20x2, the following are the additional information available. A Limited received dividend from B Limited for the year ended this at 40% from the reserve. 40% ऑफ द रिजर्व का डिविडेंड दिया गया है, ठीक है, 31 मार्च 20x2 वाली ईयर में। ये दूसरे वाली ईयर में यहीं कहाँ दिया गया है, डेट तो नहीं बता रहा है, यहाँ कहीं दिया गया है। तो चलिए ऐसे ही बस प्लॉट कर लीजिए बिना डेट लिखे, यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है, ठीक है। डिविडेंड कितना दिया गया है, कह रहा है 40% ऑफ द रिजर्व। रिजर्व देखो कितना है, 5 लाख रुपए का, इसका 40% डिविडेंड बांट दिया गया है, इसका 40% डिविडेंड बांट दिया गया है। 40% इंटू 5 लाख, 2 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा गया है। तो इसको कितना रिसीव हुआ होगा, इसको 25% 2 लाख का रिसीव हो गया, यानी 50,000 रुपए का डिविडेंड मिला होगा, ठीक है। ये जो डिविडेंड मिल रहा है ये कौन सा डिविडेंड है, ये कौन सा डिविडेंड है, इस प्रॉफिट का डिविडेंड है। देखो पहले साल का 31 मार्च X1 का डिविडेंड मिल रहा है। कब मिला है, ड्यूरिंग दिस ईयर एंडेड दिस, दूसरे साल में मिल रहा है, लेकिन इस साल के प्रॉफिट का। तो इस साल जो प्रॉफिट कमाया गया था, ठीक है, इस वाले प्रॉफिट का ये वाला डिविडेंड है, ठीक है। ये रिलेशन क्रिएट कर दो, ये वाले प्रॉफिट का ये डिविडेंड रहा। यानी इस बंदे के लिए जो यहां पे शेयर खरीद रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 31 मार्च X1 को खरीदा एकदम साल के आखिरी दिन, मतलब बेसिकली जब साल के आखिरी दिन होता है ना 31 मार्च X1, तो बेसिकली उस ईयर के प्रॉफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। 31 मार्च X1 को आप 1 अप्रैल ही मानेंगे, 1 अप्रैल 1 अप्रैल X1, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड है ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड हो गया इसका प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हालांकि इसको लिखना नहीं चाहिए था 31 मार्च X1, इसको 1/4 ही देना चाहिए था क्वेश्चन में भी। थोड़ा सा बच्चे परेशान हो सकते हैं। एक्चुअली साल के आखिरी दिन को अगले साल का फर्स्ट डे ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। 2 लाख का कितना हो गया, 25%, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आगे आइए, बी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। इस साल का प्रॉफिट 7 लाख रुपए है। पिछले साल का तो प्रॉफिट का अभी तक तो नहीं मिला जानकारी, यहाँ का प्रॉफिट 7 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2 ऑन 30/4/X2। 30/4/X2 आगे आएगा, ठीक है। ये है 30/4/X2 और यहाँ डिविडेंड बांटा गया है कितना, डिविडेंड कितना बांटा गया है 50%, यानी डिविडेंड यहाँ बांटा गया है 3.5 लाख रुपए का, ठीक है। और आगे बढ़े अब हम, A Limited is preparing consolidated financial statement in accordance with AS 21 for its various subsidiaries, ठीक है। अच्छा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो अपने सब्सिडरी के लिए AS 21 के हिसाब से। तो AS 21 में है ना, ये होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरीज के वजह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। कैलकुलेट गुडविल इफ एनी ऑन एक्विजिशन ऑफ, अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्ट एसोसिएट की वजह से नहीं बनाना पड़ता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है क्योंकि आपके पास सब्सिडरी है, और सब्सिडरी अगर होती है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अब उसी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे, इसके लिए AS 23 होता है। एक सेकेंड, ये बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, राइट, ताकि किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन ना हो। क्या आप एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करते हो इसलिए आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो? आंसर इज नो, इसलिए नहीं बनाते हो। आप सब्सिडरी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास सब्सिडरी है, इसलिए आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। और अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो और आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में है, तो AS 23 कहता है मैं आ गया पिक्चर में, मैं बताऊंगा कि अब ये एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट को तुम उसी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि सब्सिडरी की वजह से बनाए थे AS 21 के हिसाब से, उसमें कैसे दिखाओगे। सर क्या क्या बोल दिए जल्दी जल्दी में, फिर से बोलिए, कोई बात नहीं, फिर से सुनिए मेरी बात को। आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया? क्योंकि आपके पास सब्सिडरी था।
कैसे बनाया? AS 21 के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे ही केस में अगर आपके पास एसोसिएट में भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? उसके लिए है AS 23। अगर मान लीजिए आपके पास सब्सिडरी ना होती तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बना रहे होते, और जब नहीं बना रहे होते तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पता है कैसे दिखाई देता? AS 13 के हिसाब से। ओह, अब समझ में आई बात। यानी ये जो पूरा चक्कर है, पूरी कहानी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये AS 23 की वजह से नहीं है, ये AS 21 की वजह से है ये सारी आफत, ठीक है। AS 21 एक आफत करके बैठा है तो AS 23 कह रहा है कि ऐसी आफत को हम कैसे बढ़ाएंगे, राइट। तो कैलकुलेट गुडविल इफ एनी ऑन द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स। कोई गुडविल है क्या? नहीं भाई, गुडविल तो नहीं दिख रही है यहां, गुडविल नहीं है। क्यों नहीं है? हम लिखेंगे सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। कितना पैसा दिए हो भाई? अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 3 लाख रुपया। उसमें से आप घटाएंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। भाई देखो, आप यहाँ पे शेयर खरीदे हो तो एकदम साल खत्म के बाद ना खरीदे हो यार, ठीक है। तो तुमको जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का मिल रहा है, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। टोटल डिविडेंड कंपनी दी है रिजर्व में सरप्लस का 40%, यानी 2 लाख, और तुम्हारा हिस्सा 2 लाख में कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 25%, क्योंकि तुम्हारा 25% शेयर है तो तुम्हारा हो जाएगा 50,000 रुपया, ठीक है। ये हो गया 2.5 लाख रुपया। अब 2.5 लाख रुपया के बाद आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है नेट एसेट, शेयर ऑफ नेट एसेट। 10 लाख रुपए कंपनी का नेट एसेट है, इसका 25% तुम्हारा हिस्सा है, 2,50,000। कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्या? नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व, गुडविल नील है, ठीक है। आइए सेकेंड पार्ट। हाउ ए लिमिटेड विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाया जाएगा? कैसे दिखाओगे? दिखा देते हैं। ए लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन, यहीं पे दिखाएंगे 31 मार्च 2022। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज पर AS 23। शेयर इन नेट एसेट 2,50,000 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। ईयर एंड पे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आप जोड़ेंगे। ए प्रॉफिट है 7 लाख रुपया और आपका हिस्सा है 25%, 7 लाख इंटू 25%, 1,75,000, तो आ जाएगा 4,25,000। गुडविल वगैरह है ही नहीं ना, बस बात खत्म, ठीक है। और ये डिविडेंड नहीं घटाना है, ये डिविडेंड अगले साल मिल रहा है, तो इसके बाद जब वैल्यू निकालेंगे फर्दर इसके नेक्स्ट ईयर, तो ये डिविडेंड का भी शेयर घटा देंगे, ठीक है, और अगले साल का प्रॉफिट जोड़ देंगे। आप कहेंगे सही इस साल का डिविडेंड, तो इस साल का डिविडेंड ऑलरेडी घट चुका था। ये 7 लाख का शेयर हम जोड़े हैं, ये डिविडेंड नहीं घटाए हैं क्योंकि डिविडेंड ऑलरेडी घटा हुआ है। ये डिविडेंड घटाने के बाद ही 2.5 लाख की वैल्यू आई थी, ठीक है ना। हाउ द डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बी लिमिटेड विल बी शोन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिविडेंड जो आ रहा है वो कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो डिविडेंड जो आ रहा है वो पीएल में जा नहीं पाएगा अमाउंट, क्यों? क्योंकि वो पूरा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में चला गया, ठीक है। शेयर लेने के बाद का डिविडेंड होता ना तो पीएल में जाता, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसोलिडेटेड
पीएल की बात कर रहा है कि भाई डिविडेंड कैसे दिखेगा, डिविडेंड की इनकम दिखा देता हूं आपको, डिविडेंड की इनकम कैसे दिखेगी। अच्छा यहां जगह नहीं है, आइए कंसोलिडेटेड पीएल, ठीक है। इसमें आप कैसे दिखाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी लिमिटेड 1,75,000, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना, 50,000, लेस करेंगे इसमें से ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में चला गया ना, 50,000 रुपया। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड से प्रॉफिट पे कुछ असर नहीं आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वो आ जाएगा 1,75,000 ही होगा, ठीक है। इसकी एंट्री बता दें ये क्या होता है, हम एंट्री कैसे करते हैं, हम करते हैं इसकी एंट्री, ये 1,75,000 कहाँ से आया, हम करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ठीक है। ये एंट्री होती है बेसिकली। तो ये वाला हिस्सा बैलेंस शीट में चला जाता है, ठीक है, और ये वाला चला जाता है आपका पीएल में। अब शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि जब प्रॉफिट एसोसिएट कमाती है तो हम अपना हिस्सा कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है वो कैसे हिस्सा रिकॉग्नाइज करता है, वो एक एंट्री मारता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ठीक है। चलिए ये एंट्री देखने के बाद आपका मन कर रहा होगा सर ये प्री एक्विजिशन वाला भी फिर बता ही दीजिए ना, इसकी एंट्री कैसे मारते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बता ही देते हैं प्री एक्विजिशन की, जब पैसा आता है डिविडेंड का तो आप एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्री एक्विजिशन डिविडेंड, बड़ी सुंदर सी बात है, ठीक है। कितना पैसा आया था इसमें, 50,000, तो आप एंट्री मारे होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्री एक्विजिशन डिविडेंड 50,000, और फिर इसी प्री एक्विजिशन डिविडेंड से आपने कॉस्ट को कम कर दिया होगा इन्वेस्टमेंट की, प्री एक्विजिशन डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, $50,000। तो ये पीएल में नहीं गया, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ, तो ये दोनों क्रॉस हो गए। आप ऐसे समझ लीजिए ये कट गया ना, ये खत्म हो गया। अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया कि भाई मेरे बैंक में पैसा है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मेरी कम हो गई, क्रेडिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो गई आपकी, ठीक है, राइट। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और ये भरपूर हो गए, ठीक है। अब हम आपके साथ देखेंगे कुछ एमसीक्यू। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। An enterprise can influence significant economic decision making by many ways, like representation on board of directors or governing body of the investee. आप significant influence कैसे exercise कर सकते हो, significant economic decision कैसे influence कर सकते हो, क्या क्या तरीका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो तो कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ मैनेजीरियल पर्सन, मैनेजीरियल पर्सन का इंटरचेंज है, इन्वेस्टर का एक डायरेक्टर और इन्वेस्टी कंपनी का एक डायरेक्टर कॉमन है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की जानकारी है हमको, जितने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सब जानते हैं, तो हम डिसीजन इन्फ्लुएंस कर देंगे उसके, ठीक है। 1 2 3 या करेक्ट। अच्छा इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, अच्छा नहीं ये यहाँ भी यही लिखा है, चलिए एक जन को इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लगता है। 1 2 आ करेक्ट, 2 3 आ करेक्ट, ठीक है,
1 2 3 आर इनकरेक्ट, इसको कर लो एक ऑप्शन को। ठीक है, तो तीनों करेक्ट हैं, ये मेरा करेक्ट आंसर है सी। आगे देखिए 2, ए लिमिटेड इज होल्डिंग 90% शेयर इन बी लिमिटेड एंड 10% शेयर इन सी लिमिटेड। ठीक है, एंड बी लिमिटेड इज होल्डिंग 11% शेयर इन सी लिमिटेड। मैं बनाता हूं ये क्या है, ए का बी में कितना है 90%, फिर ए का सी में कितना है 10%, ए का सी में है 10%, बी का 11% है सी में। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इन दिस केस ए लिमिटेड इज पेरेंट ऑफ बी, ए इज पेरेंट ऑफ बी, ये सही है। एज फार एज रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी इज कंसर्न, रिलेशनशिप जो ए और सी के बीच का है, ए लिमिटेड हैज ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग ऑफ 10% प्लस 90% ऑफ 11%, नहीं। एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न, ध्यान दीजिएगा, एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न बिटवीन ए एंड सी, तो जितना डायरेक्ट है ये 10 है और इनडायरेक्ट 11 माना जाएगा, और 21% की है ए और सी का रिलेशनशिप जो है वो एसोसिएट का है। ये जो काम किया जाता है ना, ये होल्डिंग निकालने के लिए किया जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम होल्डिंग दिखाते हैं वहां पे ऐसे लिखते हैं हम इसको। रिलेशनशिप के लिए ऐसा नहीं होता है, ये बात मैंने बहुत ध्यान से आपको पढ़ाई भी थी व्हेन वी वर डूइंग फर्स्ट क्लास, राइट। तो गलत कह रहा है, एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न ये 19.9 नहीं है, एज फार एज रिलेशनशिप कंसर्न इट इज 10 प्लस 11, यानी कि ये 21% है, और ये एसोसिएट वाला रिलेशनशिप है, ये गलत बोल रहा है। सी लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड, ये बात भी सही है, ये वाला गलत है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो दूसरा इनकरेक्ट है, ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक ऑफ बी लिमिटेड ऑन April 1 एंड फर्दर 15% October 1 को। अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। 10% लिया था 1 लाख में, 15% लिया 1,60,000 में। नेट एसेट 1 अप्रैल को थी 8.5 लाख और अक्टूबर को थी 12 लाख रुपया। ठीक है, तो ऐसे समझिए 10% 1 लाख वैल्यू इस दिन ये है। फिर दूसरी चीज़ 15% 1,60,000 में, वैल्यू उस दिन 12 लाख की है, नेट एसेट की वैल्यू 12 लाख रुपए की है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम कर दें फटाफट। देखिए 10% होना चाहिए, शेयर ऑफ नेट एसेट हुआ 85,000, इसमें शेयर ऑफ नेट एसेट हुआ 85,000, दिए वो 1 लाख रुपया, तो फिर क्या हो गया, दिए वो 1 लाख रुपया, इसका मतलब 15,000 गुडविल हो गई। ठीक है, चलिए दूसरा केस डिस्कस करते हैं। 15% ऑफ 12 लाख, शेयर ऑफ नेट एसेट कितना हुआ, 15% ऑफ 12 लाख 1,80,000, नहीं ना हुआ, हाँ 1,80,000। 1,60,000 रुपये में लिए हो तो 20,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व हो गया भाई साहब, 20,000 का कैपिटल रिजर्व है। 20,000 का कैपिटल रिजर्व, 15,000 की गुडविल, यानी 5,000 का कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। वाह क्या बात है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक ऑफ बी लिमिटेड ऑन April 1 और फिर 15% लिया गया। 10% 1 लाख में लिया गया, अरे ये वैसा ही क्वेश्चन है। 10% 1 लाख में लिया गया 8.5 लाख, और फिर दूसरा पार्ट क्या है इसका, 15% लिया गया 1,45 में 10 लाख वैल्यू पे। ठीक है, पहले वाले का देखो, पहले वाले में आएगा 1,4 वाले में आएगा नेट एसेट हो जाएगा आपका 85,000 और गुडविल हो जाएगा 15,000। ठीक है, चलो फिर 1 अक्टूबर को 1/10 वाला नेट एसेट हो जाएगा 10 लाख का 15%, 10 लाख का 15% यानी 1,50,000, और 1,45,000 में ना, यानी कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 5,000, गुडविल 15,000, कैपिटल रिजर्व 5,000, यानी गुडविल 10,000 हो जाएगी, गुडविल 10,000। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यही था आपका AS23, था ना इजी, और नहीं भी था तो बन गया कि नहीं इजी, बन गया होगा। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर।